नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गोला बारूद पार्ट 7। अब सारे हालात कविता देसाई के सामने थे। शिखा, सिकंदरानाथ या पठानिया का मसला उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखता था। उनसे निपटना या न निपटना बात की बात थी। इस वक्त अहम बात थी देवराज चौहान की। देवराज चौहान वैन ले जाने की तैयारी में था। कहने को तो वह कह रहा था कि उसे छोड़ जाएंगे, बेहोश कर जाएंगे, परंतु कविता देसाई को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसकी निगाह में दुश्मन को जिंदा छोड़ना, वह भी उस स्थिति में जबकि 70 करोड़ का सोना पास में हो, ठीक नहीं था। यानी कि जाहिर था जाते समय देवराज चौहान उसे शूट करता जाएगा और कविता देसाई मरना नहीं चाहती थी। कविता का मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था कि क्या करे, कौन सा कदम उठाए। मौत के लम्हे उसके बेहद करीब थे और हथियार के नाम पर रिवॉल्वर भी उसके पास नहीं थी, जबकि सामने टकराने वाली शख्सियत अंडरवर्ल्ड का चमकता नगीना देवराज चौहान था। मुकाबला कठिन था, परंतु कविता ने फैसला ले लिया कि इतनी आसानी से नहीं मरेगी। तभी देवराज चौहान ठिठका, वे सब भी ठिठके। पेड़ों का झुरमुट सामने ही था। मेटाडोर की चाबी और पीछे लगे ताले की चाबी मेरे हवाले करो, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। कविता देसाई ने कपड़ों में हाथ डाला और दोनों चाबियां देवराज चौहान के हवाले कर दी, जिन्हें लेकर देवराज चौहान ने जेब में डाला और वे सब पुनः वैन की तरफ बढ़े। ठीक उसी समय कविता देसाई का पांव जमीन में पड़े पहाड़ी पत्थर से टकराया। वह लड़खड़ाई, संभलने की चेष्टा की, परंतु अंधेरे के कारण संभल न सकी और नीचे जा गिरी। दोनों हाथ आगे रखकर उसने खुद को संभाला। सब चौंके, ठिठके, सतर्क हो गए। रिवॉल्वर एक कविता देसाई की तरफ उठ गई। कविता देसाई सामान्य थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वह सच्चाई का हिस्सा था। जब वह खड़ी होने लगी तो उसका दायां हाथ अंधेरे में नीचे पड़े छोटे किंतु लंबे पहाड़ी पत्थर से टकराया। पल भर में ही उसकी हथेली पत्थर पर फिर गई। कविता देसाई की आंखों में तीव्र चमक उभरी। लोहे के समान मजबूत आधा फीट लंबा पत्थर बहुत खतरनाक था। भाले की तरह उसकी नोक निकली हुई थी और संभाल कर किया गया उसका एक ही वार किसी की जान लेने के लिए काफी था। चाकू से कहीं घातक वह हथियार था। कविता ने फौरन अपनी सोच पर काबू पाया और उठकर कपड़े झाड़ती हुई बोली, सॉरी, ठोकर लग गई थी। स्वर बेहद सामान्य था, परंतु कविता के मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई थी। खूनी विचार जैसे उसकी रग रग में फैल गए थे। उसकी आंखें खतरनाक डायन की तरह लग रही थी। कविता की बात पर देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उसने घूर कर कविता को देखा। निगाहों में चेतावनी थी कि अगर वह कुछ करने का इरादा रखती है तो संभल जाए। वे लोग पुनः आगे बढ़े। सामने ही पेड़ों का झुरमुट था जिसमें वैन खड़ी थी। अभी उनका एक कदम भी आगे न बढ़ा था कि कविता देसाई ने बिजली की तरह हरकत की। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे उससे 2 कदम आगे था और करीब 3 कदम पीछे जयंत कुमार। वह और शंकर नाग बीच में थे। मरने या मारने का फैसला तो कविता कर ही चुकी थी, इसलिए उसने पीछे मौजूद जयंत या उसकी रिवॉल्वर की परवाह नहीं की और पलक झपकते ही नीचे पड़ा वह नोकीला पत्थर उठा लिया। सबसे पहले शंकर नाग उसकी हरकत पर चौंका। इससे पहले कि पीछे से जयंत कुमार उसकी हरकत को पहचान पाता, कविता देसाई उस पत्थर को मुट्ठी में जकड़े भाले की तरह सिर से ऊपर उठाकर 2 कदम सामने जा रहे देवराज चौहान पर झपटी। चंद्रमा की रोशनी में पत्थर की लंबी नोक देखकर शंकर नाग आतंक से भर उठा। वह समझ गया कि पत्थर की आधी से ज्यादा नोक देवराज चौहान की खोपड़ी फोड़कर सिर के भीतर प्रवेश कर जाएगी। उसकी आंखें फट गई। जाने किस ख्वाबो ख्याल में वह चीख उठा, यह क्या कर रही हो, रुको। इसके साथ ही उसने कविता को धक्का दिया। शंकर नाग के धक्का देने के कारण कविता लड़खड़ाई और उसका वार सिर्फ हवा में ही लहराकर रह गया। गिरते गिरते बची वह। देवराज चौहान सीधा हुआ। हालात को वह समझ चुका था। तभी कविता देसाई के होठों से वहशी गुर्राहट निकली और पुनः पत्थर सहित नीचे पड़े देवराज चौहान पर झपट पड़ी। सब कुछ सेकंडों में हो रहा था, मात्र चंद लम्हों में। देवराज चौहान को फायर करने का मौका ही नहीं मिला था। भाले समान नुकीला पत्थर देवराज चौहान के आगे बढ़े रिवॉल्वर वाले हाथ से टकराया। तेज आवाज के साथ रिवॉल्वर और पत्थर दोनों के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरे। कविता देसाई नीचे गिरी और उछलकर तुरंत खड़ी हो गई। वह खतरनाक शेरनी की तरह लग रही थी।
चंद्रमा की रोशनी में उसकी आंखें जैसे भेड़िए की तरह चमक रही थी। होठों से छोटी छोटी गुर्राहटें निकल रही थी। अब फायर मत करना। देवराज चौहान के यह शब्द जयंत के लिए थे। देवराज चौहान और कविता दोनों ही खाली हाथ एक दूसरे के सामने खड़े थे। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव थे। शंकर नाग कुछ पीछे हट गया था, परंतु जयंत के जद में था। एकाएक कविता देसाई ने गोली की भांति देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान ने उसे दोनों हाथों से संभाला, लेकिन तभी नीचे से कविता देसाई का घुटना उसके पेट में पड़ा। देवराज चौहान दर्द से दोहरा होता चला गया। दोनों हाथों से संभाल रखी कविता देसाई को पूरे जोर के साथ दूर फेंक दिया। कविता धम से नीचे जा गिरी, होठों से कराह निकली और उछलकर खड़ी हो गई। उसके होठों से नागिन की भांति हल्की हल्की फुफकारें निकल रही थीं। देवराज चौहान भी संभल चुका था। पेट से उठने वाली पीड़ा को वह भूल चुका था। उसने अपना पूरा ध्यान कविता देसाई पर लगा दिया था। टक्कर लेते समय वह कविता के प्रति लापरवाही था, परंतु अब वह अच्छी तरह समझ चुका था कि कविता से टक्कर लेने के लिए उसे लापरवाही छोड़नी होगी। अपने मस्तिष्क से यह बात निकाल देनी होगी कि वह औरत है, क्योंकि कविता का खतरनाक अंदाज वह पहचान चुका था। एक दूसरे के खून के प्यासे बने दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। देवराज चौहान, कविता देसाई ने भयानक स्वर में कहा, अगर मैं तुझे हरा सकी, तेरा कुछ बिगाड़ सकी, तो मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी कि सोना हासिल करके सारे हिंदुस्तान में तेरे नाम का डंका बजता है। ऐसे इंसान को हरा देना तो बड़ी बात होगी। पागल हो गई है साली। कविता देसाई बिल्ली की तरह पंजे फैलाए धीरे धीरे देवराज चौहान की तरफ बढ़ने लगे। देवराज चौहान कविता देसाई की पागलपन की हालत तक पहुंची मनोस्थिति समझ चुका था। कविता देसाई जान चुकी थी कि 70 करोड़ का सोना अब उसके हाथ नहीं आने वाला, और शायद उसे भ्रम भी था कि जाते समय वह उसे शूट कर जाएगा। इसी कारण वह मरने मारने वाली खूनी खेल पर उतर आई थी। देवराज चौहान का खूनी अंदाज उसकी आंखों से झलकने लगा था। वह कविता को अपनी तरफ बढ़ते देखता रहा। इस समय वह बिल्कुल सतर्क और चौकन्ना था। वह चाहता तो एक ही वार में कविता की सांसों को तोड़ सकता था, परंतु उसने कविता को तड़पा तड़पा कर मारने का फैसला कर लिया था, ताकि मरते समय उसके खतरनाक वजूद का एहसास हो सके। कविता देसाई ने पुनः बेहद खतरनाक अंदाज में देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान तुरंत अपनी जगह से 2 कदम दाईं तरफ हटा। हवा में आती कविता देसाई की पिंडली थामी। कविता देसाई के शरीर को तीव्र झटका लगा। वह जैसे पल भर के लिए हवा में ही लटक गई। फिर अगले ही पल उसकी पिंडली थामे देवराज चौहान ने हवा में तेजी से चक्कर दिया और छोड़ दिया। कविता देसाई की आंखें दहशत से फट गई। देवराज चौहान के छोड़ते ही वह करीब 15 फीट दूर जा गिरी, टेढ़े मेढ़े पत्थरों पर। कविता के होठों से दर्द भरी चीख निकली। शरीर से टकराने वाले नीचे पड़े पत्थरों ने जैसे उसके शरीर की सारी जान निकालकर रख दी थी। कंधा, कूल्हा और कोहनी में बुरी तरह पत्थर चुभे थे। कविता देसाई की आंखों में आतंक भर आया। वह समझ गई कि देवराज चौहान का मुकाबला वह किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगी। वह वास्तव में शैतान जैसी ताकत रखता है। हाथ में हथियार होता तो जुदा बात थी। कविता देसाई जल्दी से उठी। क्षण भर में ही उसकी निगाह हर तरफ घूम गई। चंद कदमों के फासले पर झाड़ियां थी। फिर मंदिर की ऊंची दीवार शुरू हो रही थी। बिना वक्त गवाए कविता देसाई पलटी और गोली किसी रफ्तार से भाग निकली। देवराज चौहान चौंका। कम से कम उसी कविता देसाई जैसी शातिर औरत से यह उम्मीद नहीं थी। शायद कविता को इसका एहसास हो चुका था कि उससे टकराना उसके बस का नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। और इस तरह कविता देसाई का निकल जाना बेहद खतरनाक था। यह तो घायल शेर को जिंदा छोड़ने वाली स्थिति पैदा होने जा रही थी। देवराज चौहान फौरन कविता देसाई के पीछे भागा। रात का अंधेरा कविता देसाई का सहायक बन चुका था। अपनी रिवॉल्वर तो गिर चुकी थी, परंतु देवराज चौहान की जेब में कविता वाली रिवॉल्वर मौजूद थी। दौड़ते समय उसने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव फैल गए थे। आंखों में दरिंदगी सिमट आई थी। अंधेरे में भागती कविता देसाई कभी तो उसे नजर आती और कभी लुप्त हो जाती। देवराज चौहान को इस खतरे का एहसास होने लगा कि कहीं पर निगाहों से ओझल न हो जाए। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और सख्त स्वर में चिल्लाया, रुक जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। परंतु देवराज चौहान के शब्दों का आगे दौड़ती कविता पर कोई असर नहीं हुआ। देवराज चौहान ने ट्रिगर दबाया। फायर हुआ। ठीक उसी समय
कविता मंदिर की दीवार के साथ मुड़ते हुए निगाहों से ओझल हो गई थी। देवराज चौहान ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। दीवार के कोने तक पहुंचकर उसने दूसरी तरफ देखा। कविता देसाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। दांत भींचे रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान उसी मुद्रा में कई पलों तक खड़ा रहा। आंखें सुर्ख होकर धधक रही थी। कविता देसाई का इस तरह बच निकलना उसकी निगाहों में ठीक नहीं हुआ था। वह महसूस कर चुका था कि कविता देसाई ऐसी मिट्टी की बनी है जो चैन से बैठने वालों में से नहीं है। 70 करोड़ के सोने के लिए वह फिर कोई मौत से भरा कदम उठाएगी। जब उसने मुझ पर वार करना चाहा तो तुमने उस पर फायर क्यों नहीं किया? देवराज चौहान ने जयंत कुमार को देखते हुए सख्त स्वर में कहा। होठ भिजे हुए थे। मैंने कोशिश की थी, तब उसका हाथ हवा में ही था। जयंत की आवाज में बेचैनी थी। तो इस समय जयंत कुमार के दोनों हाथों में रिवॉल्वर थी। इसे देखो, ट्रिगर दबाओ। असमंजस में घिरे देवराज चौहान ने रिवॉल्वर थामी, उसे चेक किया और ट्रिगर दबाया, परंतु ट्रिगर जाम था। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर जयंत कुमार को देखा। ठीक मौके पर ट्रिगर जाम हो गया था। जयंत कुमार ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर को अंधेरे में एक तरफ उछाला और बोला, अगर शंकर नाग न चीखता तो कविता अपना काम कर गई थी। जयंत कुमार अब क्या कहता, इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। मैंने जब तक शंकर नाग वाली रिवॉल्वर जेब से निकाली तो तुम फायर करने के लिए मना कर चुके थे। हाँ, तब सारे हालात मेरे सामने थे और स्थिति मेरे बस में थी। देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। कविता से ऐसी खतरनाक हरकत की आशा नहीं थी। जयंत ने कहा, 2 रिवॉल्वरों के बीच भी वह ऐसी हिम्मत कर बैठी। ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तारीफ के काबिल बेशक दुश्मनी क्यों न हो, तारीफ करना बुरी बात नहीं, परंतु कविता शांत नहीं बैठेगी। वह ऐसा कुछ करेगी जो हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। कविता के प्रति हमें हर समय ही सतर्क रहना होगा। आओ चले, अभी और ढेरों खतरे राहों में पड़े हैं। देवराज चौहान बोला। इसका क्या करना है? जयंत का इशारा शंकर नाग की तरफ था। शंकर नाग के चेहरे पर हल्की सी घबराहट उभरी। देवराज चौहान ने शंकर नाग को देखा। मैं किसी का एहसान नहीं भूलता शंकर नाग। तुम ठीक मौके पर न चिल्लाते तो शायद कविता अपने इरादे में कामयाब हो गई होती। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। यहाँ और भी हैं, उनसे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम हमारे साथ चलो। रास्ते में किसी जगह उतर जाना, देवराज चौहान ने स्थिर शांत लहजे में कहा। शंकर नाग ने बिना किसी ऐतराज के सिर हिला दिया। इसी साथ कहाँ ढोते फिरोगे? जयंत बोला। इसका अकेले यहाँ रहना खतरनाक है। इसकी जान को खतरा हो सकता है। फायर भी काफ़ी हो चुके हैं। पुलिस वगैरह आ पहुंची तो खामखा फंसेगा। यहाँ से बाहर निकलते ही कहीं उतार देंगे। उसके बाद देवराज चौहान, जयंत कुमार और शंकर नाग पेड़ों के झुरमुट में खड़ी मेटाडोर वैन तक जा पहुंचे, जिसमें 70 करोड़ का सोना मौजूद था। एकाएक जयंत ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, वैन में पड़े सोने पर निगाह मारे, जिसके लिए हम कब से भटक रहे हैं। बाद में, पहले यहाँ से निकलो, देवराज चौहान ने कहा और मेटाडोर वैन की सीट पर बैठते हुए कविता देसाई से ली वैन की चाबी से मेटाडोर को स्टार्ट करने लगा। जयंत कुमार और शंकर नाग भी उसकी बगल में सीट पर जा बैठे। मेरे ख्याल में यहाँ बैठे हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। फायर की आवाज़ सुनते ही पठानिया ने दांत भींचकर कहा। क्या मतलब? दौलत राम ने उसे देखा। रह रहकर फायर हो रहे हैं, पठानिया ने पूर्वता लहजे में कहा, और कहीं हम एक तरफ यूं ही खामखा बैठे वक्त बर्बाद न कर रहे हों। आओ आगे चलते हैं। जब मैं यह बात कह रहा था तब तो तुम माने नहीं, दौलत राम ने कड़वे स्वर में कहा। पठानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ग्रेनेडर वाले एयरबैग को संभाला, जबकि दौलत राम पठानिया को कुछ देर और यहीं अटकाना चाहता था। उस स्थिति से काफ़ी हद तक दौलत राम को जानकारी थी और वह जो कुछ भी होने वाला था देवराज चौहान के फेवर में हो रहा होगा, ऐसा उसे पूर्ण विश्वास था। अब कुछ देर यहीं टिका रहे। क्यों? ताज़ा ताज़ा फायर हुआ है, आगे बढ़ने में हमें नुकसान हो सकता है। तो इतनी देर अंधेरे में भटक कर आया है और कुछ भी जानकारी नहीं लाया? जमीन खोद कर जानकारी लाता, दौलत राम ने जानबूझकर खौफ भरे स्वर में कहा। मुझे कुछ नजर ही नहीं आया, देखा ही नहीं मैंने कुछ, तो तुम्हें क्या बताता? पठानिया जैसे खतरनाक इंसान को दौलत राम ने चक्कर में ले रखा था। पठानिया जैसे निर्णय कर चुका था। आओ उठो, मैंने कहा कुछ देर ठहरो, अभी तो नहीं। पठानिया का स्वर दृढ़ था। अगर हमें नज़र रखनी हो तो आगे जाकर रखेंगे,
इसके अलावा कुछ और भी करना है तो वह भी आगे जाकर ही करना पड़ेगा। दौलत राम को लगा अब पठानिया गड़बड़ का कारण बन सकता है। देवराज चौहान जो कर रहा है उस काम में यह अड़चन पैदा कर सकता है। इसका आगे जाना खतरनाक था। वह इस बात को भूला नहीं था कि यह पठानिया है, डाबर बागले का खतरनाक आदमी, जिसे एक हद तक ही बेवकूफ बनाया जा सकता है, और वह काफी देर से पठानिया को धोखे में रखे हुए था। ठीक है, चलते हैं, एक सिगरेट पी लूं? दौलत राम ने लापरवाही से कहा। पठानिया ने अंधेरे में घूर कर उसे देखा। सिगरेट नहीं पिएगा तो क्या तेरी मां मर जाएगी? पठानिया की आवाज में गुर्राहट भर आई थी। वह तो बेचारी पहले ही मर चुकी है। मुझे सरकारी अफसर बनाने की तमन्ना दिल में लिए। पठानिया ने कुछ नहीं कहा और एयर बैग संभाले उठ खड़ा हुआ। दौलत राम ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। मैं चलता हूँ, तू सिगरेट पीकर आ जाना। पठानिया का स्वर तीखा था। लेकिन मैं तुझे अंधेरे में कहाँ ढूंढता फिरूंगा? तो फिर मेरे साथ चल, लेकिन मैं तेरे इंतजार में रुकूंगा नहीं। दौलत राम ने कुछ नहीं कहा और खड़ा हो गया। वह समझ गया कि पठानिया टलने वाला नहीं। तमाशा देखने की अपेक्षा उसने खूनी खेल में शामिल होने का मन बना लिया था। तभी उसके कानों में वैन स्टार्ट होने की, इंजन के चालू हो जाने की तेज आवाज गूंजी। दोनों ही चौंके, उनकी निगाहें मिली, जबकि दौलत राम के बदन में उत्तेजना की तेज लहर दौड़ गई थी। उसे समझने में देर न लगी थी कि देवराज चौहान और जयंत कुमार अपनी कोशिश में कामयाब होकर वैन पर कब्जा जमा चुके थे और अब उसे ले उड़ने की फिराक में थे। ऐसे में पठानिया का आगे जाना ठीक नहीं था, परंतु पठानिया को अब यहाँ रोक पाना भी कठिन हो रहा था, खास तौर से अब जबकि वैन के इंजन की आवाज गूंज रही थी। दौलत राम! पठानिया के होठों से सरसराहट निकली। हाँ, दौलत राम बखूबी समझ रहा था कि पठानिया क्या कहना चाहता है। वैन, यह मेटाडोर वैन की आवाज है जिसमें सोना भरा पड़ा है, पठानिया के होठों से निकला। शायद, पक्का तो नहीं कहा जा सकता। पक्का है, पठानिया के होठों से गुर्राहट निकली। वह लोग सोने से भरी वैन को ले जाने की तैयारी में हैं। हमारे हरकत में आने का समय आ गया है। कम ऑन, हरी अप। दौलत राम के होठ भिंच गए। वैन के इंजन की आवाज में अब बदलाव आना शुरू हो गया था। वे लोग वैन ले जा रहे हैं। पठानिया के होठों से मौत से गुर्राहट निकली और वह तेजी से वैन की आवाज वाली दिशा में दौड़ा। एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ कंधे पर ग्रेनेडों वाले एयरबैग को संभाल रखा था। पठानिया जैसे कुछ कर गुजरना चाहता था। आखिर 70 करोड़ के सोने का सवाल था, उसे वह आसानी से हाथ से कैसे निकलने देता? दौलत राम भी रिवॉल्वर थामे पठानिया के पीछे हो गया। आधे मिनट बाद ही पठानिया अपनी पसंदीदा मंजिल पर था। रात के अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी में मेटाडोर वैन पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकल चुकी थी। वैन की हेडलाइट बंद थी। चलाने वाला बहुत ही संभल कर अंधेरे में ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर वैन को ले जाने लगा था। पठानिया के होठों से हल्की वहशी हंसी निकली। उसे पूरा विश्वास था कि वह सोने को आराम से अपने कब्जे में कर लेगा, क्योंकि उसके पास ग्रेनेड हैं। वह दुश्मनों की धज्जियां उड़ा सकता था। करीब खड़े दौलत राम के चेहरे पर गंभीरता और बेचैनी थी। कभी वह वैन को देखता तो कभी बगल में खड़ी पठानिया को। पठानिया के हाव भाव बता रहे थे कि वह काफी कुछ करने की फिराक में है। दौलत राम! पठानिया के होठों से सरस्वर निकला। हाँ, तैयार हो जा साले, 70 करोड़ के माल को ले जाने की फिराक में है। मैं तैयार हूँ, करना क्या है? पठानिया ने रिवॉल्वर जेब में डाली और कंधे पर लटकाया एयरबैग कंधे से उतारकर नीचे रखने के बाद उसके जिप खोलते हुए खतरनाक स्वर में कह उठा। करना क्या है? कुछ भी नहीं, करने को है ही क्या? सामने 70 करोड़ के सोने से भरी वैन है, वह हमारी होनी चाहिए और होकर ही रहेगी। बीच में जो कुत्ते हैं उन्हें साफ करना है। कैसे? पठानिया ग्रेनेड निकाल चुका था और दांतों से उसका पिन भी हटा लिया था। यह देखकर दौलत राम सकपकाया, चेहरे पर घबराहट उभरी। बेवकूफ़, तेरा ग्रेनेड तो वैन को भी तबाह कर देगा, फिर हम सोना कैसे ले जाएंगे? साथ ही गोला बारूद के धमाके दूर तक सुनाई देंगे, तब हम सोना नहीं ले जा सकेंगे। ग्रेनेड में वैन पर नहीं फेंक रहा, दाएं बाएं फेंक कर भीतर वालों को, जो कि यकीनन मजूमदार खेड़ाई होंगे, दहशत में डालकर यह समझाना चाहता हूँ कि वे लोग बुरी तरह घिर चुके हैं। उनका बाहर आ जाना ही ठीक है और वह हर हाल में बाहर आएंगे। देखते जाओ, उसके बाद उन्हें रिवॉल्वर से शूट करके वैन लेकर हमें चलते बनेंगे। चिंता मत करो, यह मामला लंबा नहीं चलेगा। दौलत राम का चेहरा व्याकुलता से भर उठा। पठानिया, ग्रेनेड रहने दे,
गोला बारूद के धमाके ठीक नहीं होंगे, हम रिवॉल्वर से ही उन्हें संभाल लेंगे। नहीं, मैं मामला जल्दी निपटाना चाहता हूँ, पठानिया ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा और हाथ में पकड़ा ग्रेनेड वैन की तरफ उछाल दिया, जो कि वैन से 10-12 फीट हटकर गिरा। कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। पल भर के लिए लगा जैसे कानों ने काम करना बंद कर दिया हो। कानों में सन सी आवाज आई, कई पलों तक गूंजती रही। जहां ग्रेनेड गिरा था वहां छोटा सा गड्ढा पैदा हो गया था। पत्थर और मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े उड़ते हुए उन तक भी पहुंचे थे। रात के अंधेरे में भी धूल उड़ने का एहसास हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि उस छोटे से ग्रेनेड ने वहां के माहौल को हिलाकर रख दिया था। आगे बढ़ती वैन पल भर के लिए ओझल हुई और फिर मध्यम सी नजर आने लगी। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि करीब खड़ा दौलत राम स्तब्ध सा रह गया। यह क्या किया तूने? दौलत राम के होठों से हक्का बक्का सा स्वर निकला। क्यों, क्या किया है मैंने? पठानिया ने अजीब सी निगाह दौलत राम पर डाली, फिर दूसरा ग्रेनेड निकालने के लिए पुनः एयरबैग में हाथ डाला। अब तक सालों को मालूम हो गया होगा कि ग्रेनेड का इस्तेमाल हो रहा है। हरामियों के हौसले पस्त हो गए होंगे। 2 और फेंकने दे, फिर जब बाहर निकलने के लिए कहूँगा तो देखना साले कैसे हाथ खड़े करके बाहर आते हैं, तब सब कुछ अपना होगा। दौलत राम ने होठ भींच लिए। पठानिया का कहना ठीक था कि मेटाडोर पर ग्रेनेड फेंकने की धमकी देकर भीतर वालों को आसानी से बाहर निकालकर वैन पर कब्जा जमाया जा सकता था। लेकिन वह इस बात को भी जानता था कि वैन देवराज चौहान के कब्जे में है और यह ग्रेनेड देवराज चौहान के इरादों का रुख नहीं मोड़ सकते। सोना देवराज चौहान ने ही हासिल किया था, विजेता वही होना था। दौलत राम, पठानिया ने दूसरा ग्रेनेड निकाला। तैयार हो जा, अब हरकत में आने का समय हो गया है। रिवॉल्वर के गिर्द दौलत राम की उंगलियां सख्ती से लिपट गई। पठानिया ने दांतों से ग्रेनेड का पिन निकाला। ठीक तभी दौलत राम के रिवॉल्वर की नाल उसकी कमर में आ धंसी। पठानिया पल भर के लिए जड़ रह गया। यह क्या? पठानिया ने कुछ कहना चाहा। हिलना मत, चुपचाप खड़ा रह, ग्रेनेड वाला हाथ ना हिले। दौलत राम गुर्राया। क्या मतलब? पठानिया की आंखें सिकुड़ गई, दांत भीज गए। तो इस मामले में कुछ नहीं करेगा पठानिया? वैन इस समय देवराज चौहान के कब्जे में है। देवराज चौहान के कब्जे में? पठानिया का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, खेड़ा और मजूमदार खत्म हो चुके हैं। पठानिया हक्का बक्का सा अंधेरे में दौलत राम का मुंह देखता रह गया। और तू यह रिवॉल्वर मुझसे लगाकर क्या कर रहा है? समझा रहा हूँ कि तेरी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि तेरे साथ तो मैं मजे ले रहा हूँ। वास्तव में मैं देवराज चौहान के साथ हूँ। देवराज चौहान के? पठानिया का चेहरा देखने लायक था। हाँ, तेरे यह ग्रेनेड गोला बारूद के धमाके बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि वैन को देवराज चौहान ले जा रहा है। ऐसे में मैं भला अपना नुकसान कैसे सह सकता हूँ? दौलत राम के स्वर में क्रूरता भर आई थी। इसलिए जान चाहता है तो संभला रहे। पठानिया के होठों से एक भी शब्द न निकला। वह ठगा सा एक हाथ में एयरबैग और दूसरे हाथ में ग्रेनेड थामे खड़ा था। तू मजाक तो नहीं कर रहा दौलत राम? पठानिया ने खुद को संभालने की चेष्टा की। मजाक मैं नहीं, अब तू करने की चेष्टा कर रहा है, दौलत राम ने कहर से कहा। पठानिया सिर से पांव तक क्रोध से कांप उठा। 70 करोड़ का सोना सामने था और वह उसे आसानी से हथिया सकता था, उसका मालिक बन सकता था। ग्रेनेड के दम पर वह सबको नाचने के लिए मजबूर कर सकता था, परंतु दौलत राम उसके सामने दीवार बनकर आ खड़ा हुआ था। उसके सारे सपने मिट्टी में मिलते जा रहे थे। होश में आ दौलत राम। दौलत राम ने कोई जवाब नहीं दिया। तेरे पल्ले कितना पड़ेगा? 10। 10 क्या? 10 करोड़ का सोना, कुछ भी कह लो, दौलत राम ने सख्त स्वर में कहा। बहुत कम है, कम से कम मेरे लिए बहुत है। 5 भी बहुत है। 5 करोड़ कभी अपने बनाकर देखे हैं? मैं तो 10 को अपना बनाने जा रहा हूँ। दौलत राम की आवाज़ में कहर था। कम की मत सोच, ज़्यादा की सोच। कितने की? 70 करोड़ की, दौलत राम ने कटुता भरे स्वर में कहा। 70 में से 35 मेरे लगा ले, मतलब कि आधे आधे। ग्रेनेड के धमाके के बाद वैन अपनी जगह पर ही खड़ी थी। उसका इंजन चालू था, परंतु 1 इंच भी आगे न सरकी थी। मुझे आधा नहीं, 10 ही बहुत है। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दे। पठानिया को स्पष्ट महसूस हो रहा था कि उसका कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। इस समय मौका उसके हाथ में था और आने वाले हालात में यह सुनहरी मौका हाथ से निकल भी सकता था। लेकिन उसके हाथ पांव दौलत राम ने बांध दिए थे। कमर के बराबर रिवॉल्वर की नाल की चुभन का एहसास हो रहा था
और हालात ऐसे थे कि ज़रूरत महसूस होने पर दौलत राम गोली भी चला सकता था। दौलत राम को संभालना जरूरी था और जल्दी संभालना था, कहीं यह वक्त हाथ से न निकल जाए। दौलत राम, बोलता रहे, तेरी फालतू की बकवास मैं अवश्य सुनूंगा। कहता रहे। पठानिया का दिमाग क्रोध से सुलग उठा। तुझे देवराज चौहान 10 देगा? हाँ, 10 करोड़। वह हेरा फेरी भी कर सकता है। 10 देने के बदले तुझे गोली भी मार सकता है। नहीं मारेगा। मारेगा। भला वह तुझे इतनी आसानी से 10 करोड़ कैसे दे देगा? उसे तू बेवकूफ़ समझता है। वह देगा, फिक्र मत कर, दौलत राम ने लापरवाही से कहा। विश्वास में तेरे जैसे ही मरते हैं, पठानिया ने कड़वे स्वर में कहा। मेरी उम्र बहुत लंबी है, हर पंडित ने यही कहा है। सारा यूं ही बकवास किया जा रहा है। दौलत राम ने दांत भींचकर क्रूर स्वर में कहा। सुन पठानिया, मैं तेरे किस्से में नहीं आने वाला। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है और वैसे ही चलेगा। तू मुझे बातों में फंसाकर मेरा दिमाग नहीं बदल सकता। यह बेकार की कोशिश करना छोड़ दे। ऐसे लटके झटके मैं बहुत जानता हूँ। पठानिया के दांत भिज गए। दौलत राम हाथ नहीं रखने दे रहा था। मैं तुझे सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था। वह भी समझा लो। दौलत राम तीखी हंसी हंसा। 70 करोड़ के सोने का सवाल है और तुझे सिर्फ 10 करोड़ ही मिल रहा है। जबकि 10 मिनट तू दिल से मेरा साथ दे तो तू 35 करोड़ का मालिक बन जाएगा। पठानिया जल्दी से बोला। 35 करोड़? हाँ, आधा आधा। 10 और 35 करोड़ में बहुत फर्क होता है दौलत राम। 35। मैंने पढ़ाई कर रखी है, दौलत राम ने कड़वे स्वर में कहा। मान जा, मेरी बात मान जा। इसी में तेरा और मेरा भला है। हम दोनों की पूरी जिंदगी का भला है। मेरे भले की तुझे बहुत फिक्र हो रही है पठानिया। मैं अपने भले की भी तो सोच रहा हूँ। बोल, तैयार है 35 पाने के लिए? सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। मैं बाद में बोलूँगा, पहले तू पूरा बोल ले। जो कहना चाहता है कह ले। दौलत राम का स्वर सर्द था। कह तो दिया, और क्या कहूँ? पठानिया ने उतावले स्वर में कहा। हमारा यह वक्त बहुत कीमती है। इस समय हम इन थोड़ी सी ग्रेनेडों के दम पर सोना हासिल कर सकते हैं, परंतु बाद में तोप लेकर भी घूमें तो सोना पाना तो दूर, उसके दर्शक तक नहीं होंगे। दौलत राम, बेवकूफ़ी मत कर और मेरा साथ दे। कह ले। और क्या कहूँ? दौलत राम के दांत भिजे हुए थे, चेहरा पत्थर की भांति सख्त हुआ पड़ा था। तो अब मेरी सुन। दौलत राम के होठों से गुर्राहट निकली। पठानिया ने दौलत राम के खतरनाक लहजे को स्पष्ट महसूस किया। अब तूने मेरा दिमाग फेरने की चेष्टा की तो तेरी खैर नहीं, मैं ट्रिगर दबा दूंगा। वैसे भी तेरा जिंदा रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, परंतु अभी तक तो मेरा इरादा तुझे जिंदा छोड़ने का है। अगर तू वास्तव में जिंदा रहना चाहता है तो कुछ देर अपना थोबड़ा बंद रख, बोलना नहीं। दौलत राम की आवाज़ में ऐसा अंदाज था कि पठानिया होठ भींचकर रह गया। वह समझ गया कि दौलत राम जो कह रहा है वह अब कर भी देगा। ना चाहते हुए भी उसने बेहरकत खामोश रहना ही ठीक समझा। जब तक वह दौलत राम के रिवॉल्वर के साए में था तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इस बात का पूरा एहसास था उसे। ग्रेनेड वाला एयर बैग और हाथ में पकड़ा ग्रेनेड धीरे से नीचे रख दे। दौलत राम गुर्राया। पठानिया के चेहरे पर मौत के भाव उभरे। पल भर में ही उसने बेहद भयानक फैसला ले लिया। हाथ में पकड़े पिन हटे ग्रेनेड को तो वह भूल ही गया था। ग्रेनेड को फोड़ने के लिए अब जरा सी हरकत की जरूरत थी और इन हालात में पठानिया का फैसला था कि ग्रेनेड दौलत राम की तरफ उछालकर खुद दूसरी तरफ छलांग लगा दे। हालांकि यह फैसला खतरनाक था, पागलपन वाला था, परंतु पठानिया को इसके अलावा और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। 70 करोड़ हाथ से निकला जा रहा था। अगर उसकी इस कोशिश से दौलत राम मर गया तो 70 करोड़ का सोना उसे मिल सकता था। और इन्हीं खतरनाक विचारों के साथ पठानिया ने तूफानी हरकत की। पठानिया ने यही दर्शाया कि वह एयरबैग और ग्रेनेड दौलत राम के कहे मुताबिक नीचे रखने जा रहा है। वह नीचे झुका। दौलत राम की निगाह पठानिया पर थी। रिवॉल्वर की नाल कमर से सटी हुई थी। पठानिया ने एयरबैग रखा और सीधा खड़ा हो गया। यही दौलत राम धोखा खा गया। दौलत राम ने समझा उसने ग्रेनेड भी नीचे रख दिया है और यह धोखा शायद अंधेरे की वजह से ज़्यादा हुआ था। और दौलत राम को तब मालूम हुआ कि पठानिया का ग्रेनेड वाला हाथ ऊपर उठ चुका है। उसने पठानिया की आंखों में मौत से भरी वहशी चमक देखी। दौलत राम चौंका, आंखें फट सी गई। दहशतनाक नज़ारा उसकी आंखों के सामने नाच उठा। वह समझ गया कि पठानिया क्या करने जा रहा है
और अपनी इस हरकत के साथ पठानिया की टांगे और शरीर मुड़ता भी जा रहा था ताकि ग्रेनेड छोड़कर दूर भाग सके। नहीं, दौलत राम चीखा, परंतु पठानिया का हाथ पूरा ऊपर उठ चुका था। अगले ही पल उसने ग्रेनेड छोड़ दिया। उसके हाथ से निकलकर ग्रेनेड दौलत राम के शरीर की तरफ पड़ा। दौलत राम का मुंह और आंखें फट गई। मस्तिष्क में उसके धमाका हुआ और एक ही शब्द उसके जहन से टकराया, मौत, उसकी मौत। अब वह नहीं बच सकेगा। इसी भय, डर, खौफ और उत्तेजना में ट्रिगर पर रखी उंगली दबती चली गई। फायर का तेज स्वर गूंजा। पठानिया जो दूर होने की तैयारी में था। दौलत राम की रिवॉल्वर की नाल से निकली गोली उसकी बगल की हड्डियों में पसलियों को तोड़ती हुई दिल से टकराई। पठानिया का हरकत करता हुआ शरीर ठहर गया। आंखें सदा के लिए शांत स्थिर हो गई। लेकिन दौलत राम उसकी मौत का नजारा नहीं देख सका। पठानिया का छोड़ा ग्रेनेड उसकी नाक से टकराने के पश्चात उसकी छाती से टकराते हुए जा फटा। कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। दौलत राम का शरीर मांस के लोथड़ों में बिखरकर फैलता चला गया। कम से कम टांगों तक उसका शरीर गायब हो चुका था। पठानिया दौलत राम की गोली से पहले जान गंवा चुका था। इससे पहले कि उसका शरीर नीचे गिरता, ग्रेनेड के धमाके के घेरे में आकर चीथड़े चीथड़े हो गया। दौलत राम और पठानिया के शरीर अब पहचानने के लायक न रहे थे कि खून से सना लोथड़ा दोनों में से कौन किसका है। दोनों ही मर चुके थे। 70 करोड़ का सोना हासिल करने की चेष्टा में उन दोनों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके वह दर्शन भी नहीं कर सके थे। ग्रेनेड के धमाके से उड़ने वाली धूल अभी भी वहां अपनी चादर फैलाए हुई थी। अगर उन्हें ऐसी दहशतनाक मौत मिलने का जरा भी आभास होता तो वे 70 करोड़ के सोने की तरफ का रुख ही नहीं करते। उन्हें हर पल गलतफहमी ही रही कि करोड़ों के मालिक बनने जा रहे हैं। देवराज चौहान ने वैन का दरवाजा खोला और भीतर पुनः ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। वैन स्टार्ट की। इंजन घरघरा रहा था। बगल में जयंत और शंकर नाग मौजूद थे। देवराज चौहान गंभीर था। चेहरे पर दुख की हल्की सी परत उभरी हुई थी। आंखों में बेचैनी थी। क्या हुआ? जयंत कुमार ने असमंजस से पूछा। बहुत बुरा, देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा और आंखों से देखा सारा हाल बता दिया जो दौलत राम और पठानिया के साथ हादसा बीता था। तब देवराज चौहान ग्रेनेडों के धमाकों से निपटने के लिए उस तरफ जा पहुंचा था और फिर उसके देखते ही देखते उन दोनों के शरीरों के ग्रेनेड ने धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। वह चाहकर भी इस खूनी हादसे को न रोक सका। अगर उसे कुछ वक्त और मिल जाता तो शायद यह सब न होने देता। जयंत कुमार के चेहरे पर दुख के भाव उभरे। वास्तव में बहुत बुरा हुआ। दौलत राम अच्छा आदमी था। उन दोनों की मौत से ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि वह इतनी बुरी मौत मरे। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। शरीर की धज्जियां उड़कर चीथड़ों चीथड़ों में बिखर जाना, इससे बुरी और पीड़ा भरी मौत और क्या हो सकती है। यह सब ना भी होता अगर दौलत राम नरमी से काम न लेता और ऐसा वक्त आने से पहले ही पहला ग्रेनेड फेंकने के पश्चात उसे शूट कर देता। तभी शंकर नाग बोला, दौलत राम चाहता होगा कि मामला बिना खून खराबे के निपट जाए। अनावश्यक रूप से वह पठानिया की जान नहीं लेना चाहता होगा, जबकि इस मामले में उसे नरमी नहीं बरतनी चाहिए थी। ठीक यही बात होगी। पठानिया के प्रति रहम ही दौलत राम को ले डूबा, जयंत कुमार ने कहा। देवराज चौहान ने अंधेरे में निगाहें दौड़ाई, फिर रिवॉल्वर हाथ में लेकर बोला, जयंत, मैं वैन आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तुम सावधान रहना। कविता कहीं भी आसपास हो सकती है। 70 करोड़ के सोने को छोड़कर इस प्रकार वह दूर जाने से रही। साथ ही सिकंदरानाथ का भी पूरा पूरा खतरा है। किसी मौके पर चूकना मत। स्वर में भरपूर कठोरता थी। इन सब बातों का मुझे ध्यान है। हाथ में रिवॉल्वर थामे जयंत कुमार क्रूर स्वर में कह उठा। लेकिन मुझे भी तो कुछ दो, एकाएक शंकर नाग व्याकुल स्वर में कह उठा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।